वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस, हमारे व्यवसाय की विशेषताएं। बच्चों, लास्ट वीडियो में आप व्यवसाय के अर्थ से भली भांति आप परिचित हो गए होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सभी मनुष्य विभिन्न क्रियाएं करते हैं अपने दैनिक जीवन में। उसमें से कुछ क्रियाएं हम आजीविका कमाने के लिए करते हैं, धन कमाने के लिए करते हैं, जबकि बाकी क्रियाएं हम अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए हम करते हैं। तो जो हमारी धन कमाने की क्रियाएं हैं उनको हम आर्थिक क्रियाएं उनको हमने बोला था। और हमने कहा था कि जो आर्थिक क्रियाएं हमारी हैं, जो हर मनुष्य कर रहा है, वो भी 3 श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं। 3 कैटेगरीज में उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? हमने करा था बिजनेस, व्यवसाय, हमने करा था पेशा, प्रोफेशन, और हमने करा था एम्प्लॉयमेंट, माने रोजगार। तो उसमें से हमने व्यवसाय किया था कि व्यवसाय क्या है। मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा भी हुआ है कि व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय से लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती है। मैंने वस्तुओं और सेवाओं के बारे में भी आपको बता दिया था कि वस्तुएं जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जबकि सेवाएं केवल महसूस की जाती हैं। वो हमारा जो उद्देश्य पूरा करने में हमारी सहायता करती हैं। तो दोनों का उत्पादन करना और उनका विक्रय करना किस लिए? लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो उसको हम ऐसी सभी क्रियाएं जो कि इसी तरह से की जाती हैं उनको हम व्यवसाय की श्रेणी में ले सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। और बच्चों, आज हम उसी कड़ी में इस वीडियो में हम व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, व्यवसाय के तत्वों के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली विशेषता क्या है। पहली विशेषता बच्चों हमारी है आर्थिक क्रिया, माने इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आर्थिक क्रिया के बारे में पहले से ही हम पढ़ चुके हैं कि जो हम आजीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो भी कार्य हम करते हैं वो आर्थिक क्रिया होती है। और हम जान चुके हैं कि व्यवसाय करने का भी जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना है, पैसा कमाना है, आजीविका चलाना है। तो व्यवसाय भी क्या है? कि आर्थिक क्रिया है, क्योंकि व्यवसाय जो है वो लाभ कमाने के लिए की जाती है और लाभ हमारी आजीविका चलाने में हमारी सहायता करता है। दूसरा हमारा क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण। बच्चों, अगर वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन खुद के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, उसको हम व्यवसाय की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। जबकि अगर हम वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण कर देते हैं, हस्तांतरण माने दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रय कर देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे के बदले में, रुपये के बदले में, तो उसको हम व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करेंगे। जैसे कि घर पे भी भोजन बनाया जाता है, लेकिन वो भोजन घर के परिवार के सदस्यों के लिए बनाया जाता है। तो क्या घर पे जो आपकी मम्मी भोजन बनाती है, क्या उसको हम व्यवसाय की श्रेणी में ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर वही काम हम उस भोजन को बना के अगर हम विक्रय करने लगे, टिफिन सेवा अगर हम करने लगे, ढाबा अगर हम एक कर लेते हैं, होटल खोल लेते हैं, तो भी बच्चों वही काम है, हमने खाना बनाना है, लेकिन उस खाने को हमें हस्तांतरित कर देते हैं, बेच देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण होना क्या है? जरूरी है। जैसे कि मैं अध्यापन करता हूं, जैसे कि एक डॉक्टर है वो जो है ट्रीटमेंट करता है एम्प्लॉइज को, जैसे कि हमारे पास गाड़ी है घर पे, उसका हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं, यातायात का प्रयोग सेवा ही है वो, लेकिन वो व्यवसाय नहीं है। लेकिन अगर उसी का प्रयोग मैं दूसरों को जो है अगर यातायात की सुविधाएं देने के लिए बदले में पैसे लेने लग जाऊं, सेवा को बेचने लग जाऊं, ट्रांसपोर्ट का काम करने लग जाऊं, तो जो है उसको व्यवसाय बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? निरंतरता। माने ये जो क्रिया है ना, कौन सी क्रिया? या तो उत्पादन या विक्रय। माने 2 तरह के संकल्प होते हैं। एक तो जो
बना के बेचते हैं, दूसरे जो बना बनाया खरीद के बेचते हैं। तो जो भी है ये क्रिया लगातार होनी चाहिए। लगातार का मतलब क्या है कि हमारा काम ही यही होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण इसमें छोटा सा मैं आपको देता हूं कि आपने बुक्स खरीदी, तो पूरा साल पढ़ने के पश्चात आप किसी दूसरे बच्चे को वो अपनी किताबें क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आपका विक्रय तो होगा उसमें, और दूसरा अब उससे जो है आप धन भी कमा रहे हैं, आपके पास पैसा भी आ रहा है, हो सकता है आपको लाभ भी हो जाए। लेकिन ये क्रिया आप लगातार नहीं कर रहे हैं बच्चों, यही आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य तो पढ़ना है, उसके साथ साथ ये कार्य आपने कर लिया। तो क्या इसको आप व्यवसाय कहेंगे? नहीं कहेंगे। व्यवसाय किसको कहेंगे? वो पुस्तक भंडार वाला, वो बुक डिपो वाला जो कि पुस्तकें खरीदता है और आगे जो है विभिन्न जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग तरह की पुस्तकें बेच देता है, उसको हम क्या कहेंगे? व्यवसाय कहेंगे, क्योंकि वो लगातार उस काम को कर रहा है, उसके कार्य में निरंतरता है। तो भले ही बच्चों हम पैसा कमाने के लिए कार्य करें, उसको व्यवसाय तभी बोलेंगे अगर वो कार्य हमें निरंतर रूप से करें, अगर वो कार्य हम लगातार करें। नेक्स्ट हमारा क्या है? लाभ उद्देश्य। माने जो भी ये कार्य हम कर रहे हैं, कौन सा कार्य? या तो उत्पादन या बेचना या फिर लोगों को सेवाएं देना, ये हम पैसे के बदले में करें, लाभ कमाना, इसके पीछे हमारा क्या होना चाहिए? उद्देश्य, तभी उसको हम व्यवसाय बोलेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि व्यवसाय में उद्देश्य जरूर लाभ का है, लेकिन हानि भी तो हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन उद्देश्य हमारा, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। लोगों की मुफ्त में, फ्री में सेवा करना, लोगों को सर्विसेज देना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इसका हम एक उदाहरण लें, एक एग्जांपल लें, जैसे कि आपको प्यास लगी हुई है, आपको पानी चाहिए। अगर एक दुकान पे आप जाते हैं, वहां से आप 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की आप पानी की बोतल अगर लेते हैं और उसका प्रयोग आप करते हैं, तो आप बदले में पैसे देते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। तो वो जो पानी आपको बेच रहा है, उसके बदले में पैसे ले रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसलिए उसके कार्य को हम क्या बोलेंगे? व्यवसाय। लेकिन अगर वही कार्य फ्री में किया जाए, रास्ते में जो है पानी रखवा रखा है, मटके रखवा रखे हैं और आप वहां से आप पानी पीते हैं फ्री में, तो जो पानी को जो देने वाला है, उस सेवा को देने वाला है, उसके पीछे उसका उद्देश्य है लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए उसको बेटा हम व्यवसाय नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है जोखिम। जोखिम क्या होता है? किसी भी कार्य में हानि होने की जो संभावना है, या फिर जितना हमने सोचा था उससे कम लाभ होने की संभावना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जोखिम बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। अब जोखिम कहां से आता है? हम सभी जानते हैं कि भविष्य जो है वो अनिश्चित है। माने भविष्य के बारे में हम सर्टेनली, हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते कि कल ऐसा होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज हमने 100 रुपए की एक वस्तु खरीदी है और कल जो है वो 150 रुपए में बिक जाएगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, निश्चित नहीं है। हो सकता है वो 150 से भी ज्यादा की बिक जाए और हो सकता है वो 100 रुपए से कम की हमारी बिके। माने उस पर लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। और इसी कम लाभ या हानि होने की संभावना जो हमारी है, पॉसिबिलिटी हमारी है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। उसी को हम क्या कहते हैं? जोखिम कहते हैं। माने जहां पे भी बात भविष्य की आएगी, वहीं पे अनिश्चितता आएगी, और जहां पे बात अनिश्चितता आएगी वहीं पे बात जोखिम की आएगी। अब व्यवसाय में जोखिम कैसे है? व्यवसाय किसके ऊपर आधारित है? व्यवसाय फ्यूचर के ऊपर, भविष्य के ऊपर आधारित है। कैसे? कोई भी व्यवसाय करने के लिए हमें सबसे पहले पैसा लगाना पड़ता है। कुछ भी करो आप, चाहे छोटा से छोटा बिजनेस करो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस करो, चाहे जो है फ्रूट्स की, फलों की रेडी लगाने वाला एक व्यक्ति है, या चाहे जो है मेगा मॉल में फ्रूट्स बेचने वाला जो है एक बड़ा व्यवसायी है, दोनों को ही पैसा लगाना पड़ता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा।
जो रेडी वाला है उसको कम पैसा लगाना पड़ेगा, माने रेडी खरीदनी पड़ेगी उसको। जब तक रेडी नहीं खरीदेगा, फल नहीं खरीदेगा, तब तक ये बेचेगा कैसे? तो उसने रेडी खरीद ली, उसने फल खरीद लिए इस उद्देश्य से कि भविष्य में ज्यादा पैसा कमाएगा, लाभ कमाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके फल बिके ही ना, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने खरीद लिए ज्यादा के लेकिन बिक रहे हैं कम के, और भी जोखिम हो सकते हैं। इसी तरह से एक जो है मेगा मॉल में जो फ्रूट्स बेच रहा है उसके लिए भी पहले उसको किराए पे स्पेस देना पड़ता है, या फिर मेगा मॉल बनाना पड़ता है, फिर फल खरीदने पड़ते हैं, फिर कर्मचारी रखने पड़ते हैं, इतना सारा खर्चा पहले करना पड़ता है। और फिर वो भविष्य पे निर्भर है, वो वेट करेगा, वो इंतजार करेगा कि भविष्य में आएगा कोई ग्राहक और उसे जो है जितना पैसा वो चाहेगा प्राइस उतना दे देगा। लेकिन ऐसा बच्चों निश्चित नहीं है, तो इसलिए हमेशा ही व्यवसाय में जोखिम बना रहता है। माने ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जिसको बगैर जोखिम के किया जा सके। नेक्स्ट हमारा है उपयोगिता का सृजन। अब उपयोगिता क्या है? सृजन तो हम जानते हैं, उपयोगिता का निर्माण करना, उपयोगिता पैदा करना। उपयोगिता क्या होती है बच्चों? यूटिलिटी क्या होती है? अगर यहां पे हम बात करें उपयोगिता की, इंग्लिश को इसमें हम यूटिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अब ये उपयोगिता क्या है? आपने एक शब्द हमेशा सुना, उपयोग या उपयोगी, हमारे लिए ये चीज उपयोगी है। एक प्रश्न आता था वनों की उपयोगिता, माने वन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, माने किन किन आवश्यकताओं को वो हमारी दूर कर सकते, पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वन जो है वो पेड़ है, छाया देते हैं हमें, ठीक है। वन जो है भूमि के कटाव को रोकते हैं, वो जो है वायु को साफ रखते हैं, वर्षा लाने में सहायक है। हम पढ़ते थे ऐसे, माने हमारी आवश्यकताएं थी और उनको पूरा कर दिया उन्होंने। माने ऐसी कोई भी वस्तु जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पूरा कर देती है, वो हमारे लिए उपयोगी कहलाती है, यूजेबल कहलाती है। माने तो क्या है उपयोगिता? उपयोगिता किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी सेवा की वह शक्ति है जो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है। माने उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु या सेवा की वह शक्ति जो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उपयोगिता बोलेंगे। जैसे कि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप व्यवसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको जो व्यवसायिक अध्ययन की जो बुक है मार्केट में, वो आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि वो आपको व्यवसाय का नॉलेज दे रही है, वो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। तो किसी भी वस्तु में वो उपयोगिता डालना, इसी को हम उपयोगिता सृजन बोलते हैं। अब यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि उपयोगिता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उपयोगिता देखिए, हम सबसे पहले जो हमारी होती है वो होती है रूप उपयोगिता। ये रूप उपयोगिता क्या है? माने किसी भी वस्तु के रूप को बदलकर उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाए। रूप को बदलकर वो आवश्यकता को ज्यादा अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाए, उसको हम बोलेंगे रूप उपयोगिता। जैसे कि गन्ने से क्या बनाना? चीनी बनाना। गन्ने से चीनी बनाना माने शुगर केन से शुगर बनाना जो है क्या है? हमारी रूप उपयोगिता है। अब गन्ना जो है, क्या हम उसको चाय में डाल सकते हैं? उसे दूध मीठा किया जा सकता है? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? उससे पहले चीनी बनाएंगे, रूप बदल दिया उसका हमने, और फिर हमारे लिए वो ज्यादा उपयोगी हो गई। लकड़ी से फर्नीचर हम बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, क्या धागों को पहना जा सकता है? नहीं।
तो उससे कपड़े बनाए जाते हैं और वो हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो जो भी ऐसा काम करता है, व्यवसाय करता है, उसको हम बोलेंगे कि वो रूप उपयोगिता उत्पन्न कर रहा, रूप उपयोगिता का सृजन कर रहा है। एक हमारा क्या होता है, स्थान उपयोगिता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो एक निश्चित स्थान पर पैदा की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग जगह पे भी किया जाता है। जैसे कि अगर हम चाय की बात करें, चाय पूरे देश में लोग पीते हैं, लेकिन क्या चाय का उत्पादन यहां पे होता है, पूरे देश में होता है? नहीं। चाय का उत्पादन करने के लिए जो जलवायु चाहिए होती है वो हमारी असम में, मेघालय में वहां मिलती है। तो असम में चाय होती है और यहां पे उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हम चाय लेने के लिए असम जाएंगे? क्या हर उपभोक्ता आधा किलो 1 किलो चाय लेने के लिए असम जाएगा? नहीं जाएगा। तो कुछ व्यवसायी क्या करते हैं, वो चाय का उत्पादन नहीं करते, वो वहां से उत्पादित करी हुई चाय वो खरीदते हैं और यातायात के साधनों की सहायता से उसको देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाके बेच देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बनाते तो नहीं है वो क्या करते हैं, स्थान उपयोगिता। वो माने स्थान बदल कर जो है एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पे वस्तुओं को ले जाकर उसको जो है लोगों के लिए उपयोगी बना देते हैं, यूजेबल बना देते हैं। तो ये हमारी स्थान उपयोगिता। इसके अलावा समय उपयोगिता। अब ये समय उपयोगिता क्या होती है? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं बच्चों कि जो किसी एक जो है निश्चित एक पर्टिकुलर सीजन में, मौसम में जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो ऊनी वस्त्र है, अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो ऊनी वस्त्रों का जो प्रयोग है वो कब होने वाला है, वो सर्दियों में होने वाला है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, उनका प्रयोग कब होने वाला है, वो गर्मियों में होने वाला है। तो अगर हम ऊनी वस्त्रों का ही उदाहरण ले लें, इसकी बात करें, तो इतनी सारी जनता है, इतनी सारा जो है मांग आने वाली है ऊनी वस्त्रों की, तो ऐसा संभव नहीं है उत्पादकों के लिए कि वो सारा का सारा सामान सर्दियों में ही बनाए, क्योंकि अगर वो सर्दियों में ही बनाएंगे तो पूरी सप्लाई, पूरी पूर्ति हो ही नहीं पाएगी। तो वो क्या करते हैं, उत्पादन पूरे वर्ष भर चलता है। माने सर्दियों में जिस वस्तु की आवश्यकता है उसका उत्पादन गर्मियों में भी किया जाता है। लेकिन क्या गर्मियों में उसको हम प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। माने कुछ व्यवसायी ऐसे हैं कि वो वस्तु बनाते तो नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीद कर, माने गर्मियों में खरीद लिया उन्होंने, सर्दियों में आवश्यकता है, तो वो जब तक सर्दियां आएंगी तब तक उनको क्या कर लेंगे, वो स्टोर कर लेंगे, उसको वो गोदाम में सुरक्षित रख लेंगे। उत्पादक भी ऐसा कर सकते हैं कि बना के जब तक बेचने का टाइम आए उसको सुरक्षित रख लेंगे। तो ये जो समय हमने जितने समय तक हमने उसको सुरक्षित रखा है, यही हमारी क्या है, समय उपयोगिता। और नेक्स्ट हमारी है स्वामित्व उपयोगिता। माने स्वामी बदल जाए। हमने यहाँ पे किया भी था वस्तुओं सेवाओं के हस्तांतरण में, उसी को दोबारा हम कर रहे हैं। स्वामित्व उपयोगिता क्या है कि हम उसके स्वामी आज हम हैं और स्वामी बदल दे, हम वो वस्तु किसी को दे दें, तो हमारी स्वामित्व उपयोगिता जो है इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी 4 तरह की हमारी उपयोगिता होती है, रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता और स्वामित्व उपयोगिता। और लास्ट हमारा क्या है बच्चों, उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता का संतुष्ट होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों एक जो विचारधारा थी वो बदली है हमारी। अगर हम भूतकाल की बात करें, पिछले समय की बात करें, तो जो व्यवसायियों की जो विचारधारा होती थी, विक्रेताओं की जो विचारधारा होती थी, वो ये होती थी कि ग्राहक जो है उसको पागल बनाया जा सकता है। ग्राहक जो है वो विवेकशील नहीं है। कस्टमर इज नॉट अ रैशनल बीइंग, माने वो सोच समझकर निर्णय नहीं लेता है। हम जैसा उसको दिखाएंगे, जैसा सामान उसको देंगे,
वैसा वो खरीद लेगा। लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से एक ग्राहक जो है उनको ज्यादा चीजों की नॉलेज हुई, रैशनल हुए, तो उसकी वजह से आज विचारधारा बदल चुकी है। आज ग्राहक को भगवान माना जाता है। आप कई दुकानों पे जाते होंगे तो लिखा भी होगा वहां पे ग्राहक ही भगवान है। तो ग्राहक को भगवान माना जाता है, उसके साथ हम गलती नहीं कर सकते हैं। माने किसी भी लेन देन में उपभोक्ता का संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उपभोक्ता संतुष्ट होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो ही वो आगे दोबारा खरीदने आएगा और हमारी मांगे बढ़ेगी। तो जब भी हम उत्पादन करते हैं, उनकी रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, समर्पित उपयोगिता, सभी कार्य करते हुए हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा उपभोक्ता संतुष्ट है कि नहीं है। उपभोक्ता जैसा सामान चाहता है उसको वैसा ही सामान दिया जाए। उपभोक्ता जिस कीमत पे चाहता है उसी कीमत पे दिया जाए। जिस स्थान पे चाहता है उसी स्थान पे दिया जाए। जिस समय चाहता है उसी समय दिया जाए। तो इससे हम उपभोक्ता को संतुष्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही टॉपिक, इसको आप ध्यान से बेटा इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आप इसको समझने में सक्षम हो जाएंगे और इसके आप नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।